अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, हम जानेंगे डॉक्टर रफीक डार से इसके मजीद ऑप्शंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप? कभी मैं ठीक आप ठीक। मैं ठीक, शुक्र रखा। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये बेसिकली है क्या? लेकिन जैसे नाम से ज़ाहिर है ये डिसऑर्डर भी है और पर्सनैलिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर तो बेसिकली इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि जिस बंदे को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो एक हद से ज़्यादा अपने से बहुत प्यार कर ठीक है। किसी भी सूरत में उसने अपने आप को प्रायोरिटाइज करते चाहे उसको किसी भी हद तक जाना पड़े तो उसमें सेल्फ लव एक एक्सट्रीम लेवल तक होती है ठीक है। और जिसमें ये हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ठीक है, चाहे किसी का जितना भी नुकसान हो रहा हो, ठीक है, लेकिन अपने लिए ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करेगा, अपनी तारीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, चाहे उसको जितने भी अनएथिकल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़े। तो ये इस हद तक जाने वाला जो इंसान है तो उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। सर, नार्सिसिज्म और सेल्फ लव, हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए सेल्फ लव एक बड़ा पॉजिटिव एक एक एटीट्यूड है किसी भी इंसान का अपने लिए जो होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कार्य करते हैं, अपने लिए आपको अच्छी सोच रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, इसमें सेल्फ लव एक एक्सट्रीम से ज़्यादा चली जाती है। देखिए सेल्फ लव के अंदर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं। सेल्फ लव में हम ये नहीं करते कि हम किसी का नुकसान करवा के अपनी तरह कराए, ऐसे नहीं करें। सेल्फ लव एक पॉजिटिव बिहेवियर, लेकिन नार्सिसिज्म के अंदर क्या होता है कि एक ट्रेट बहुत ज़रूरी हो पाया जाता है जो कि नेगेटिव ट्रेट है, जिसे हम लैक ऑफ एम्पैथी कहते हैं। कि नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सन के अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। एम्पैथी का मैं आप अपने फॉलोअर्स को बता दूं कि एम्पैथी का मतलब होता है एहसास रखना, हमदर्दी रखना। यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों में हमदर्दी नाम की भी नहीं होती। इसका मतलब है कि जब हमदर्दी नहीं होगी, वो उनको किसी की फ़िक्र नहीं हो, वो हद पार करके अपनी तारीफ़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी को जितना भी नुकसान हो। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो कि सेल्फ लव से बिल्कुल डिफरेंट है। लोग इसको ऑब्वियसली कंफ्यूज कर रहे थे, बल्कि लेबल भी लगा रहे होते, बंदा सेल्फ लव में है ना तो उसको ऐसे नार्सिसिस्टिक डायजेस्टिक। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनलेस कि उसके अंदर जो है वो लैक ऑफ एम्पैथी लैक ऑफ एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ एम्पैथी अगर है, इसका मतलब वो नार्सिसिस्टिक ठीक, है। पर्सनल, जी। ठीक है। सर, इसके क्या रीजंस या हम के सिम्टम्स वजह के हो सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की तरफ जाने जो लोग होते हैं? देखिए, पहले अगर आप इसके रीज़न्स के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो रीज़न में जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो बड़ी मेन रीज़न है, वो बेसिकली बायोलॉजिकल रीज़न है, जेनेटिक्स। यानी कि आपके जीन्स के अंदर ही आपके नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन स्ट्रक्चर अल्टर्ड होता है। यानी कि आपके कुछ ब्रेन एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अ, कम एक्टिव होते हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, स्पेशली जो इमोशंस को रेगुलेट करता है या डिसीजन मेकिंग देता है आपको, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो कम एक्टिव होता, जो कि सही एक्टिव होना चाहिए सही नॉर्मल इंसान के लिए। ठीक। देखिए वो एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिसाइड नहीं कर सकते, सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अपने लिए लॉन्ग टर्म फायदा नहीं सोच सकते, थोड़े से फायदे के लिए उनसे डिसीजन नहीं हो रहा हो। फिर एक ब्रेन एरिया होता है जिसे इंसुला कहते हैं, वो भी कम एक्टिव होता है। अब इंसुला इंसुला एक ऐसा ब्रेन एरिया है जो आपको एम्पैथी देता। अगर आपके अंदर इंसुला वो एक्टिव नहीं है तो आप एम्पैथेटिक नहीं हो, एम्पैथी नहीं होगी। अब एक ब्रेन एरिया जो है इनमें ज्यादा एक्टिव होता, हाइपर एक्टिव होता मैं कहूँगा, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, उसको एमेगडाला कहते हैं। एमेगडाला का नॉर्मल होना ये ठीक होता है, अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए तो आपको एंग्शियस करता है।
यानी कि आप में एंग्जाइटी, एंशियसनेस, फियर, ऐसे बंदों को ना फियर लगा रहता है, जो वो मेरी तारीफ करता है नहीं करता, उनको हर 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 टाइम डर ही लगा रहता है। और उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो अ, लोगों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनके अंदर हमदर्दी नहीं होगी, एहसास नहीं होगा कि मैं यार इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, इसका क्या बनेगा, ये बिल्कुल एहसास नहीं है। तो इसमें सबसे जो बड़ी रीज़न्स है आपकी ये भी जिन इसीलिए जिन फैमिली में नार्सिसिस्ट होते हैं उनके आगे बच्चों में नार्सिसिज्म का होने का ज़्यादा चांस होता है। ये जेनेटिक्स के साथ इसका तल्लक है, ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ इनका तल्लक है, ठीक है? फिर इनके अंदर केमिकल का बहुत लिंक है, ठीक है? जैसे मैंने अभी ब्रेन स्ट्रक्चर्स आपको बताई। तो इसी तरह इनका जो डोपामाइन का पाथवे होता है ना, केमिकल जो डोपामाइन होता है, जो आपको प्लाई ये बड़ा एक्टिव होता है, हाई होता है। इनको हर टाइम हाई डोपामाइन की डिमांड रहती है, ताकि इनको तारीम मिलती रहे और डोपामाइन ऊपर रहे। तो ये एक बड़ा बायोलॉजिकली इसकी रीजंस हैं। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई इस तरह के लोग हैं, तो आप उनको अंडरस्टैंड करें कि क्योंकि उनका कोई ये या उनका एक ज़ाती बिहेवियर नहीं है कि वो ऐसे हो गए। उनको बायोलॉजिकली भी बनाया गया, वो बाय पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न है। हाँ, बाकी छोटी-मोटी जो रीज़न्स हैं, उसमें आपकी फैमिली में ग्रैंडियोसिटी है, यानी कि अटेंशन सीकिंग ज़्यादा है, तो आप ऐसे फिर बन जाते हैं। फिर आपका बचपन बहुत ही पैम्पर्ड गुज़रा हो, तो फिर भी आप ऐसे हो सकते हैं। ठीक है ना? आप ज़्यादा लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहे हैं, तो फिर भी आप ऐसे बन सकते हैं। आपको ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती। लेकिन ये कम फैक्टर्स हैं। जो बड़ा फैक्टर्स है, वो आप बाई पर्सनैलिटी, बाई ब्रेन, बाई स्ट्रक्चर आप विद इन योरसेल्फ पर्सनैलिटी रही, इस पर्सनैलिटी के साथ। दैट तो आते हैं। हाँ। सर ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि हमें ये पता चले कि ये हम एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं? अच्छा, जब भी आप अनलकीली अगर आपका कोई ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो जो नार्सिसिस्ट हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कंटीन्यूअस मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेशन इनमें बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। कंटीन्यूअस मैनिपुलेशन करे। इन्हीं को हो सकता है कि नॉर्मल इंसान कभी कोई मैनिपुलेट कर ले किसी अच्छे काम के लिए, तो हो जाता। लेकिन नार्सिसिज्म के अंदर ये नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है, वो मुसलसल ही मैनिपुलेट करे। तो किसी ने डिपेंड करता है आप किस रिलेशनशिप में आप फर्ज करें आप ऐसे कोलीग के साथ कैसे मैनिपुलेट कर सकता है नार्सिसिस्टिक, वो और तरह से करेगा। एक पर्सन किसी का रिलेशनशिप है तो दाएं और करे, तो फिर उसको गिल्ट क्रिएट करवाए, गैस लाइटिंग करेगा, यानी जितनी भी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स वो यूज कर सकता है, वो अनकॉन्शियसली वो यूज कर रहा होता है। फिर एम्पैथी नहीं होती, यानी कि वो उसको अपनी तारीफ के लिए अपने पार्टनर को उसका जितना भी नुकसान हो जाए उसको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ उसको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना हो। एपैथी पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो गया, मैं और आसान कर देता हूँ फॉलोअर्स के लिए। अगर उसके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो गया, बस करें वो बहुत सैड है, तो वो खुद सैड भी नहीं करेगा, वरना कोई गम भी हो जाए। यदि इसका मतलब उसमें एम्पैथी नहीं है। ठीक है? या अगर उसका पार्टनर बहुत खुश है, तो वो उसकी खुशी अपने अंदर भी फ़ील नहीं करे, खुशी भी फ़ील नहीं करता और गमी भी फ़ील नहीं करता। तो इसका मतलब उसमें एम्पैथी नहीं हो रही। फिर वो हर तरीके से अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती। ठीक। यानी कि उसके उसके कंट्रोल में रखे। कंट्रोलिंग बिहेवियर। हाँ, कंट्रोलिंग बिहेवियर होगा, एक हद से ज़्यादा अप्रेज़ल को चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, फिर मैनिपुलेशन करता है, फिर एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी ये बड़े-बड़े रेड फ्लैग्स हैं। अगर आपको कहीं किसी भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो फिर आप डिसीजन इज़ योर। जी। सर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के आप हमें क्या-क्या ऑप्शन बता सकते हैं? कोई ऐसा रिलेशनशिप में है? जी, तो अगेन मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बन चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है आप ब्रेक नहीं कर सकते या नहीं होने वाला रिलेशनशिप, तो उसको किस हद तक मैनेज किया जाए। मैं इसके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट टिप बताता हूँ कि जब भी उसके साथ बात करें ना, तो ओपन कम्युनिकेशन करें। ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि वो आपको मैनिपुलेट ना कर। क्लैरिटी बिल्कुल, फर्ज़ करें आपने जेनेरिक बात नहीं कर, ठीक है ना? फ़र्ज़ करें आप उसे कहे आप अपने पार्टनर को फ़र्ज़ करें कह रहे हैं कि आती हुई मेरी बर्गर ले आ, ठीक है ना? तो फ़र्ज़ करें उसकी हो सकता है वो कोशिश करेगा कि आपके लिए कोई सस्ता बर्गर ले आए,
लेकिन आप उसे क्लैरिटी से कहें कि मुझे फ़लाँ बर्गर चाहिए, फ़लाँ ब्रांड से चाहिए, ठीक है? तो उससे फिर इस तरह क्लैरिटी से अगर आप बात करेंगे ना, फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और वो कोशिश करें कि उनके साथ रिटन कम्युनिकेशन करें। मैसेजेस जैसे मैसेज कर सकते हैं, जो मैसेज उनके लिए होगा कि आपने कहा होगा कि ये चीज़ आपने करनी तो वो लिखी होगी, प्रूव होगा। एविडेंस इससे मैनिपुलेशन उनके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर, क्योंकि रिटन में मेथड तो सबसे जो ओपन कम्युनिकेशन होती है ना, वो इन लोगों का हल होता है। ठीक इसीलिए अगर आप देखें ना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, ये जो कैमरास लगे होते हैं दफ्तरों में या बायोमेट्रिक है, ये क्यों लगवाते हो? ये देखिए, अगर सारी ऑनेस्ट लोग हो ना, मैनिपुलेटर कोई भी ना हो, ये शायद बायोमेट्रिक मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो मैनिपुलेट करके कि वो कहते जी मैं तो सुबह 7 बजे आ गया सी। वो आया भी होता, लेकिन मशीन आप बता देती कि ये कितने बजे आया। तो ये इस तरह की चीज़ें लगाने का मतलब ओपन कम्युनिकेशन कि आप रिकॉर्ड भी आ रहे, तो आप मैनिपुलेट भी हो। तो आप अगर किसी दफ्तर में काम करते हैं, तो किसी को अगर आपके पास कोई मैनिपुलेटर या नार्सिसिस्टिक है, तो आप उसको ईमेल करके बताएँ। कोई काम भी करना ईमेल करें, ठीक है ना? ईमेल करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ईमेल में क्लैरिटी डालें, कोई चीज़ एम्बिगुअस ना रखें। बस करें अगर आपका एक नार्सिसिस्टिक दोस्त है, तो आप उसे ईमेल कर रहे हैं कि जी मुझे रिपोर्ट चाहिए। ऐसे ना लिखें, उसे कहें कि मुझे इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, जो लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस की थी। यानी इतनी क्लैरिटी हो कि वो इधर-उधर ना हो सके। जी पूरी क्लैरिटी के साथ बात जी, करते हो उसके इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और उसका भी फ़ायदा होगा। वो भी आहिस्ता-आहिस्ता शायद सीख जाएगा कि अब मैंने मैनिपुलेशन नहीं करनी, तो मैनिपुलेशन में कोई मेरे लिए कोई गैप ही नहीं आ रहा। नहीं है। सर अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जिसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या वो किस तरीके से प्रोफेशनल हेल्प हासिल कर सकता है या प्रोफेशनल हेल्प जो है वो उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकती है तो आप उन ऑप्शंस के बारे में हम ये बताना चाहें। देखिए, पहली बात ये है कि जो अ, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, मेन प्रॉब्लम होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं नहीं ये मसला है। तो वो हमेशा डिनायल में रहते हैं। बल्कि आपको उनकी मैं ये भी निशानी बताता चलूँ कि अगर वो उनकी कोई बर्थडे आ रही होगी ना, वो ऐसे ही कहते फिरे कि अच्छा मैं तो गिफ्ट लेती ही नहीं हूँ, ठीक है ना? या मैं गिफ्ट लेता ही नहीं हूँ। जिसको शौक नहीं हो हाँ, मेरे लिए कोई गिफ्ट ना लाना। अब वो ये ना मैनिपुलेशन का अंदाज़ है कि मेरे लिए गिफ्ट ना ला। अब अगला बंदा अब अगर आपको लेके जाना ही है कि वो उसने कह दिया। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो किसी तरह एक्सेप्ट कर ले, और वो भी एक्सेप्ट उनको कौन करवा सकता है कि नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ जो लोग रहते हैं ना, ये मैं उनको मैसेज दूँगा कि अगर उनको लगता है कि ये नार्सिसिस्ट हैं, तो उनको बड़े पोलाइट वे में ऐसा काउंसल करें कि भाई ये पॉसिबल है, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के बाद जो है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो उनका जो माइंड है, उनको इस तरह रीस्ट्रक्चर करता है, लॉजिकल बनाता है, ठीक है? जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन एरिया ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है, तो वो फिर सही डिसीजन मेकिंग करते हैं कि यार वाक़ई इसमें तो मेरा नुकसान है, अगर मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कितने दिन कर लो? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। लेकिन लोग मुझे अच्छा भी नहीं समझेंगे इसमें, तो इस डर की वजह से जब वो लॉजिकली ये सोचेगा ना, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को मैनेज करने लग जाए। तो इस तरह उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जब वो एक्टिव होगा ना, तो उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, तो वो मैनेज करेगा। और साथ-साथ एक और मैं चीज़ बताता चलूँ, जब डिसीजन मेकिंग एरिया एक्टिव होता है, तो जो डर वाला इमोशनल ब्रेन एरिया है, वो डाउन ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है। तो वो आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं, आप एंग्ज़ियस भी कम होते हैं। तो आप फिर ज़्यादा सॉल्यूशन में फ़ोकस करते हैं, फिर आप प्रॉब्लम पे फ़ोकस नहीं कर सकते। तो आप इस तरह अपने आप को मैनेज कर सकते हो, ये आपको मैनेज और करवा सकता है कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो सीबीटी को बहुत अच्छा जानता है, ठीक है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो हिप्नोसिस वाले लोग भी इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। एनएलपी के हल, तो बहुत सी इंटरवेंशन जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छे से हमें बताया किस तरीके से हम इस डिसऑर्डर के साथ ही कर सकते हैं और कैसे हम क्या ऑप्शंस के थ्रू हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप हमारे व्यूअर्स ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया होगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नए टॉपिक के बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड अल्लाह हाफ़िज़।